हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम एक कॉन्सेप्ट कर रहे हैं दैट इज़ हमारा मैक्रो लेवल का कॉन्सेप्ट एंड वो है हमारा बजट एंड इट्स कंपोनेंट्स। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू गाइस कि इस कॉन्सेप्ट से हमें फियर करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैनी टाइम्स हम सोचते हैं कि ये बहुत ट्रिकी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ट्रिकी है, बट विद सिंपलर एग्जाम्पल्स हम कोई भी चीज़ आराम से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एंड आई एम गोइंग टू explain you the budget and its concept, its components with the simple examples related to small things. So first of all, before starting I want कि आप लोग इसका screenshot ले लें and then I will just start explaining you guys. Okay students, now let's just start with the explanations of the topic. Okay, so हम क्या शुरू कर रहे हैं? हम शुरू कर रहे हैं आज बजट एंड इट कंपोनेंट्स की। बजट क्या होता है और कंपोनेंट्स क्या होते हैं कि क्या उसे बनाते हैं। ठीक है, सो हम पढ़ेंगे बजट एंड इट कंपोनेंट्स। दिस इज द पार्ट 1 ऑफ योर बजट एंड कंपोनेंट्स। इसके वेरियस पार्ट्स आएंगे बिकॉज ये थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, टॉपिक है, जिसको हमने 2 to 3 वीडियोज़ में डिवाइड करेंगे। सो आज हम क्या कवर कर रहे हैं? बजट एंड इन कंपोनेंट्स का पार्ट 1, जहाँ पे हम अंडरस्टैंड करेंगे कि बजट का क्या मीनिंग है, एक ओवरव्यू लेंगे उसके कंपोनेंट्स का और कुछ कंपोनेंट्स जो है उनको डिस्कस भी करेंगे। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट कि बजट से हमारा मीनिंग क्या है। सो एक घर की एग्जाम्पल लेते हैं, जो कि ये घर है जहाँ पे कितने लोग हैं? सपोज 5 पीपल हैं, 1 2 3 4 एंड 5। सो एक घर की एग्जाम्पल ले रहे हैं। वो घर ये है जिसमें रहने वाले कितने लोग हैं? 5 लोग हैं एंड उनमें से एक घर का हेड ऑफ द फैमिली भी है। नंबर 3 इज़ दी हेड ऑफ योर फैमिली। सो अभी क्या होता है, एक नॉर्मल घर का अगर मैं सिनेरियो लूँ तो कुछ लोग उस घर में कंट्रीब्यूट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपने घर की बात करूँ तो मेरे पेरेंट्स या एल्डर ब्रदर और एल्डर सिस्टर वो क्या कर रहे होंगे? घर में कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। कंट्रीब्यूट किस टर्म में? कंट्रीब्यूट मॉनिटरी टर्म्स में, राइट। ऑन दी अदर हैंड, मैं या मुझसे छोटा कोई घर पे है तो हम बस पढ़ रहे हैं, हम एम्प्लॉयड नहीं है, तो हम घर में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम घर का पार्ट नहीं है, राइट। सो ये लोग कौन है स्टूडेंट्स? ये लोग हमारी पॉपुलेशन है। मैक्रो लेवल पे अभी तो यहाँ पे सिर्फ 5 लोग लिखे हैं, बट मैक्रो लेवल पे ये हमारी क्या है? ये हमारी पॉपुलेशन है। ऑन दी अदर हैंड, ये घर क्या है? ये घर हमारा नेशन है, हमारी कंट्री है। और जैसे कि घरों में पता है हमें कि हाँ, एक सेट पैटर्न हो जाता है, अगले महीने हमें इतनी इनकम आनी है। हम क्या करते हैं? यूजुअली घरों में बजट बनाया जाता है। बजट क्या? एक एस्टिमेटेड, एक हिसाब लगा लिया जाता है कि अगले महीने ये सब होने वाला है। अगले महीने ऑब्वियसली कुछ खर्चे कैसे होते हैं? कुछ खर्चे होते हैं रेगुलर बेसिस पे, कुछ खर्चे होते हैं हमारे रेगुलर बेसिस पे। ऑन दी अदर हैंड, कुछ इनकम्स होती हैं हमारी रेगुलर बेसिस पे और कुछ खर्चे होते हैं जो कभी कभार होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं जनवरी के मंथ में मैंने डिसाइड कर लिया दिसंबर में ही कि हाँ, अगले महीने मैंने क्या करना है, अगले महीने मैंने एक रेफ्रिजरेटर लेना है। तो स्टूडेंट्स, ये क्या है? ये मेरा कोई यूजुअल खर्चा तो नहीं है, ये मेरा कोई हर महीने रेगुलरली या बार बार आने वाला खर्चा तो नहीं है ना। ये मेरे घर का क्या बन जाएगा? एक एसेट बन जाएगा जो वंस इन अ वाइल होगा। जैसे कि हो सकता है एक रेफ्रिजरेटर आ रहा है एंड इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एडवांस, तो वो कितने साल चल सकता है? वो 8 years भी चल सकता है, वो 10 years भी चल सकता है। तो इट इज़ अ लॉन्ग गैप बिटवीन रीअकरेंस ऑफ द सेम एक्सपेंस और सेम रिसीट। सो बजट क्या है? बजट है एक एस्टिमेट लगाना। सो इट इज़ बेसिकली an annual statement showing item wise estimate of receipts and expenditure। तो जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि हम बैठ के हिसाब लगा लेते हैं कि हाँ, कहाँ से मुझे पैसा आएगा और कहाँ कहाँ मैंने यूटिलाइज करना है। कुछ रेगुलर खर्चे होते हैं घर पे, जैसे कि
किचन का सामान, जैसे कि टॉयलेटरीज, जैसे कि बच्चों की फीस एंड ऑल दैट, सो वो क्या है, वो रेगुलर खर्चे हैं। ऑन दी अदर हैंड कुछ एक्सपेंडिचर हो सकते हैं जो कि कभी कभार आते हैं ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर। ये क्या है, यही है हमारा टाइम पीरियड। और फिस्कल ईयर हमने डिस्कस किया था वो क्या होता है। So it is an annual statement showing item wise estimate of receipts and expenditure during a fiscal year। इस वर्ड पे फोकस करेंगे कि ये एस्टिमेट है, मतलब ये हिसाब लगाया हुआ है, ये कोई एग्जैक्ट नहीं है कि हाँ अगले महीने टोटल मेरा 20,000 का ही खर्चा होगा, नहीं। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं 20,000 के आसपास का खर्चा होगा, इतना मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, इसके आसपास का खर्चा होगा। एग्जैक्ट 20,000 नहीं बोल रहे हैं, एस्टिमेट बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये रियल नहीं है स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये एस्टिमेटेड रहता है बजट। अब बात करते हैं कि बजट में होगा क्या। जैसे मैंने कहा कि 5 जन है घर पे और उनमें से एक हेड ऑफ द फैमिली है। वो हेड ऑफ द फैमिली कंट्री में कौन है स्टूडेंट्स, हेड ऑफ द फैमिली कंट्री में है गवर्नमेंट, जो डिसीजन लेगी किससे, किसके रिलेटेड, बजट के रिलेटेड, कि कितना पैसा कंट्रीब्यूट हो रहा है। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये दोनों क्या है, ये दोनों जो हैं ये कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये कंट्री में एग्जिस्ट नहीं कर रहे, ये घर पे एग्जिस्ट नहीं कर रहे। तो बेशक दो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इनके भी कुछ एक्सपेंसेस होंगे, इनके भी कुछ एक्सपेंसेस होंगे। जो हेड ऑफ द फैमिली है वो इन पे भी कुछ पैसे लगाएंगे, वो इन पे भी कुछ पैसे लगाएंगे, राइट। ऐसा नहीं है कि इनको निगलेक्ट ही कर देंगे कि हाँ भाई तुम कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो तो तुम्हें कुछ मिलेगा भी नहीं, नहीं। हमारी हेड ऑफ द फैमिली इन पे भी अमाउंट स्पेंड करते हैं। उन सभी रिसीट्स का, उन सभी पेमेंट्स का एक एस्टिमेशन लगाना, उसको बोलते हैं हम बजट। अब अगर हम बात करें घर की ही बात करें, अपने नेशन की बात करें, हम क्यों बना रहे हैं बजट, बजट का पर्पस क्या है, बजट किस चीज़ में हेल्प करेगा, क्यों हमें एक एस्टिमेट चाहिए। तो स्टूडेंट्स पहली चीज़ क्या है एस्टिमेट करने की, ग्रोथ ऑफ जीडीपी, हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का ग्रोथ। हमारी प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि जीडीपी को क्या माना जाता है, जीडीपी को इंडिकेटर माना जाता है ऑफ द ग्रोथ। जितना ज़्यादा जीडीपी होगा उतना ज़्यादा हम कहते हैं कि क्या है, ग्रोथ है उस नेशन की, उस इकोनॉमी की ग्रोथ है। एंड ऑन दी अदर हैंड जीडीपी की ग्रोथ कैसे होती है, जीडीपी की ग्रोथ होती है हमारी कंट्री में, हमारी जगह पे जितना ज़्यादा फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का सेलिंग, बाइंग, प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा तो ज़्यादा लिया भी जाएगा, यूज़ भी किया जाएगा। उस टर्म्स में अगर जब जीडीपी बढ़ता है उसको हम बोलते हैं हमारा कि क्या है, हमारे नेशन की ग्रोथ हो रही है। पहला काम क्या है इस बजट बनाने का, पहला काम इस बजट बनाने का ये है हमारी बजट को इस तरीके से तैयार किया जाए कि जहाँ जहाँ लगाने की ज़रूरत है, पैसे डालने की ज़रूरत है, प्रोविजंस प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, वो किया जाए ताकि हमारे नेशन की क्या हो, ग्रोथ हो। तो सेम ही ऐसा हमारे घरों पे भी होता है। हम क्यों बजट बनाते हैं, हम इसीलिए बजट बनाते हैं घरों पे ताकि किसी भी चीज़ की कमी ना आए घर पे। ये ना हो कि हाँ हम बिना बजट के चले गए, एक दिन एक्सेस में जाके शॉपिंग कर ली और बाद में घर आके देखा अननेसेसरी चीज़ें ले आए, राइट। ऑन दी अदर हैंड जब एक लिस्ट लेके जाते हैं कि हाँ यही लेके आना है, यही लेके आना है, यही लेके आना है, तो एक बजट में रहते हैं और वैसी चीज़ें लेके आते हैं जिससे सबका एक तो भला हो रहा है और दूसरा क्या, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं हो रही। मैनी टाइम्स इट हैपन्स, अब हम घर से जाते हैं 4-5 चीज़ें दिमाग में रख के, और जब बाहर जाते हैं तो अल्टीमेटली क्या होता है, बीच में से कोई 1-2 चीज़ भूल जाते हैं। वो क्यों हो रहा है, लैक ऑफ बजट के कारण, लैक ऑफ दैट पर्टिकुलर लिस्ट। ये जो हम बोल रहे हैं कि एक क्या बना दिया जाती है, एक आइटम वाइज लिस्ट बना दी जाती है बजट। जब वो लैक कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली जीडीपी, हमारे जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो हम चाहते हैं वो सही से हमें नहीं मिलेंगी। तो पहला काम इसका क्या है, पहला पर्पस इसका है द ओवरऑल development of the nation, growth of the GDP. Now next let's come to the development of the backward. So students, ऐसे हम नेशन की बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मैं उस नेशन को एक घर के साथ रिलेट कर रही हूँ। तो यहाँ पे नंबर 1 एंड नंबर 2 तो अच्छे से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन नंबर 4 एंड नंबर 5 तो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे।
यही मैं कह रही हूँ कि इनको फॉर द टाइम बिंग हम क्या सोच रहे हैं कि ये पीछे हैं, कंट्रीब्यूशन से अभी पीछे हैं, बट इसका मतलब तो ये नहीं है कि ये हमारी फैमिली का पार्ट नहीं है। सो मेरा एज ए हेड ऑफ द फैमिली मैं इनके साथ बायस्ड नहीं हूँ। मैं क्या सोच रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि हाँ ठीक है, इनको भी किसी चीज़ की कमी नहीं आनी चाहिए, इनको भी हमें बढ़ावा देना चाहिए। शायद से जो पैसे ये यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो पैसे इनकी एजुकेशन में लगा रहे हैं, सो दैट ये भी आगे जाके फैमिली की कंट्रीब्यूशन का पार्ट बन सके। सो दिस इज व्हाट योर डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड मीन्स। बैकवर्ड हेयर मीन्स बैकवर्ड एरिया, बैकवर्ड प्लेसेस, रोड्स, बैकवर्ड पीपल जो कुछ थोड़ा सा लैक कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ। तो हमारा बजट क्या हो गया कि हमारा बजट का दूसरा फोकस क्या है कि कुछ अमाउंट इनके लिए भी रखी जाए जो अभी बैकवर्ड हैं, जो अभी लैक कर रहे हैं। तो पहला बजट में क्या आएगा, ग्रोथ। दूसरी आएगी ओवरऑल ग्रोथ कैसे होगी, जब सभी डेवलप होंगे, राइट। सो दूसरी आगे डेवलपमेंट ऑफ द बैकवर्ड एरिया। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ रिच या सिर्फ एक अर्बन एरिया पे फोकस किया जाए, रूरल को छोड़ दिया जाए। जीडीपी कैसे बढ़ेगा, जब दोनों पे ही फोकस किया जाए। और बजट ट्राई करता है कि कुछ अमाउंट सेपरेट कर दी जाए इन लोगों की यूटिलाइजेशन के लिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारा रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। सो तीसरा एम, सी जैसे हम कह रहे हैं गवर्नमेंट, ठीक है, और गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट पब्लिक है, ठीक है, पब्लिक फॉर द पब्लिक, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है। इसका एम प्रॉफिट नहीं है, इसका एम क्या है, मैक्सिमम सोशल वेलफेयर है। तो ये क्या ट्राई करते हैं, ये ट्राई करते हैं कि रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो जाए। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे होगा स्टूडेंट्स, कहता है कि रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो जाए। एंड गवर्नमेंट के हाथ में रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे हो सकता है, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो सकता है टैक्सेस की फॉर्म में, सब्सिडीज की फॉर्म में। टैक्सेस इंक्रीज करना, टैक्सेस डिक्रीज करना, ये सब कहाँ पे मेंशन किया जाता है, ये सब उस बजट में आ जाता है कि कैसे रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज भी किया जाए। फोर्थ आ जाता है सेफ्टी ऑफ द कंट्री। गवर्नमेंट मेक श्योर कि हम कुछ अमाउंट, वो अमाउंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिट्स में होती है, तो वो कुछ अमाउंट जो है हम अपनी कंट्री की, हम अपने घर की सेफ्टी में भी यूज़ करें। जैसे आए दिन आप न्यूज़ में देखते रहते हैं कि हाँ इंडियन आर्मी इतनी स्ट्रॉन्ग होगी, इतनी हमने आर्म्स एंड एम्यूनेशंस ले ली हैं, द मिसाइल्स आर बीइंग मेड एंड सो मैनी थिंग्स। वो क्या है, इट इज़ फॉर द सेफ्टी ऑफ द कंट्री। आर्मी की आप बोल सकते हैं ट्रेनिंग, ये सब क्या है, फॉर द सेफ्टी ऑफ द कंट्री भी, वो भी हमारे हेड ऑफ द फैमिली का ही टेक केयर का पार्ट है। तो वही उसके लिए भी थोड़ी सी अमाउंट रख देते हैं कि यस, सेफ्टी ऑफ द हाउस, सेफ्टी ऑफ द कंट्री इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट कम्स योर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ये टर्म हमने बहुत बारी सुना है, गल्फ बिटवीन रिच एंड पुअर। हम ये बहुत बारी सुनते आए हैं कि रिच गेट्स रिचर एंड पुअर गेट्स पुअरर। वो क्यों हो रहा है, वो हो रहा है हमारे बजट से, जब हमारी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हिल जाती है, जब हम कहते हैं कि हाँ इनकम जो है वो सही से पे ही नहीं हो रही है। फॉर एग्जांपल अब जैसे हमारे लेबरर्स हैं, फुल टाइम दे वर्क, राइट, बट हार्डली दे गेट एनी सॉर्ट ऑफ पे जिस जो उनके लगे कि हाँ दिस इज़ द अट्रैक्टिव वन। जितना अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क वो करते हैं उस हिसाब से जितना वो पर डे पे होते हैं वो बहुत ही कम है। ऑन दी अदर हैंड कोई MNC में 8 आवर्स ऑफ सिटिंग जॉब कर रहे हैं, दो देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर इन दैट, वहाँ पे भी मेंटल प्रेशर बहुत होता है, बट स्टिल इन कंपैरिजन टू द लेबरर्स, और वी कैन से कि इक्वल ही वर्क है, एक में फिजिकल वर्क ज़्यादा होगा और एक में मेंटल वर्क ज़्यादा होगा, बट स्टिल कहीं ना कहीं लेबरर्स की जो वेज है इट इज़ फार लेस देन द वन सिटिंग इन MNCs एंड टेकिंग देयर प्रेशर ऑन दैम। सो रीडिस्ट्रीब्यूशन, अब जैसे जब इनकम हमारी कम है तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जितना टैक्स ये पे कर रहा है उतना टैक्स एक लेबरर भी पे करेगा। सो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैसे होगी, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैसे की जाती है, जो रिच होता है उसके लिए टैक्सेस बढ़ा दिए जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो पुअर पीपल होते हैं उनके लिए या तो टैक्सेस कम होते हैं
एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स टैक्सेस होते ही नहीं हैं। हमें पता है ना, देयर इज़ अ बार कि हाँ इतने लाख के ऊपर अगर आपकी एनुअल इनकम है देन ओनली यू हैव टू पे द टैक्स। सो वो क्या है, जो रिच पीपल हैं उनके लिए टैक्सेस ज़्यादा होते रहते हैं। ऑन द अदर हैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अगर मॉनिटरी टर्म्स में इक्वल नहीं है तो टैक्स की टर्म में इक्वल कर दी जाती है बाय द गवर्नमेंट कि हाँ ये ज़्यादा टैक्स देंगे और ये कम टैक्स देंगे। नाउ इफ वी टॉक अबाउट सिक्स्थ, तो ऑब्वियसली जब हम घर की बात कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं चाहते ना हम कि जितना आया उतना हम कहीं पे लगा दें। ऑब्वियसली हम सबसे पहले क्या करते हैं, ट्राई करते हैं कि हाँ इतने मेरे को सेव करने ही करने हैं, इतने मेरे को इन्वेस्ट करने हैं, ये इन्वेस्टमेंट मुझे आगे जाके फ़ायदा देगी। सेम इज़ द केस विद योर गवर्नमेंट इन मेकिंग बजटरी पॉलिसी इज़, वो क्या कह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक एंटरप्राइजेस। नाउ जैसे हमने बोला कि पब्लिक एंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट, ये क्या है, ये प्रॉफिट मोटिव से वर्क नहीं करती हैं। तो जब प्रॉफिट मोटिव से वर्क नहीं करती हैं, सोशल वेलफेयर के मोटिव से वर्क करती हैं, तो इनकी फंक्शनिंग के लिए कौन है, राइट? ऐसे तो जब हम बोलते हैं कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस प्रॉफिट अर्न कर रही हैं तो अपने स्टाफ को सैलरी दे सकती है, अपनी रेनोवेशंस करवा सकती है, कुछ ख़राब हुआ नया भी ला सकती है। ऑन दी अदर हैंड जब हम पब्लिक एंटरप्राइजेस की बात कर रहे हैं, जब वो प्रॉफिट ही अर्न नहीं कर रही हैं तो वो अपने स्टाफ को सैलरी कहाँ से दे रही है, तो वो रेनोवेट कहाँ से कर रही है, तो वो अपनी ज़रूरतें कहाँ से पूरी कर रही है, कहाँ से पूरी कर रही है, जो बजट बनता है वहाँ पे इनके लिए डिफरेंट अमाउंट अलॉट की गई है। सेवेंथ वन इज़ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ना स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इसमें आपका कॉन्सेप्ट आ जाता है इन्फ्लेशन, इसमें आपका इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है। सो इन्फ्लेशन में स्टूडेंट्स क्या होता है, इन्फ्लेशन में हमारी एग्रीगेट डिमांड जो होती है, एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, जो हम कलेक्ट कर रहे हैं। अभी हम मैक्रो लेवल पे जब बात करते हैं तो वर्ड एग्रीगेट साथ में यूज़ करके करते हैं। इन्फ्लेशन तब आती है जब एग्रीगेट डिमांड इज़ ग्रेटर दैन एग्रीगेट सप्लाई, कि मार्केट में प्रोडक्ट्स की डिमांड ज़्यादा हो गई है लेकिन सप्लाई नहीं है। ऑन दी अदर हैंड डिफ्लेशन कब होती है, डिफ्लेशन होती है जब एग्रीगेट सप्लाई इज़ ग्रेटर दैन योर एग्रीगेट डिमांड, कि डिमांड इतनी नहीं है लेकिन सप्लाई भर भर के हो गई है। तो हमारी इकोनॉमी में स्टेबिलिटी, एक इक्विलिब्रियम बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इन दोनों कंडीशंस में जब इकोनॉमी लाई करती है तो वो इकोनॉमी के लिए डेंजरस होता है। यहाँ पे इन्फ्लेशन की वजह से प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं एंड एक्सेट्रा। सो कैसा बजट बनाया जाता है, ऐसा बजट बनाया जाता है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का ध्यान रखा जाए, कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जिसकी वजह से स्टेबिलिटी जो है वो ख़राब हो जाए। नाउ वी आर गोइंग टू सी द कंपोनेंट्स और स्ट्रक्चर्स ऑफ द बजट। तो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको कहा कि घर पे भी कुछ रिसीट्स होती हैं, मतलब आई हुई इनकम, और एक्सपेंडिचर होते हैं, जैसे कि जो चीज़ें हमने खर्च कर दी हैं। और जब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स और स्ट्रक्चर ऑफ बजट, यहाँ हम दो कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं। पहला तो है हमारा रेवेन्यू बजट और दूसरा है हमारा कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट ये वैसी चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ इनकम्स क्या है, कुछ इनकम हमारे पास रेगुलरली आती रहती है, जैसे किसी की सैलरी, राइट, एंड सेम कुछ एक्सपेंडिचर्स भी रेगुलरली होते हैं। तो वो जो रेगुलर थिंग्स है हमारी, रेगुलर रिसीट्स, रेगुलर एक्सपेंडिचर, उनको हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स इन टर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट, इन टर्म्स ऑफ द बजट। ऑन दी अदर हैंड कैपिटल कब होती है, कैपिटल कभी कभार होने वाली चीज़ है, ये होती है हमारी जो हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज से रिलेटेड है, एंड यहाँ पे होते हैं कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। आज हम कवर करेंगे रेवेन्यू बजट, जो कि है हमारा रेगुलर थिंग्स जो कि रोज़ाना और रेगुलरली होती हैं, एंड उसके अंडर हम कवर करेंगे रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल रिसीट्स क्या होती हैं। रिसीट्स जैसे मैंने कहा कि आई हुई चीज़ें, और हमारे पास अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूं तो रिसीट्स
कैसे बन सकती हैं? रिसीट्स बन सकती हैं कि अगर मैंने लोन ले लिया, सपोज अगर गवर्नमेंट लोन ले लेती है, या जैसे एक फैमिली में हम लोन ले लेते हैं तो ऑब्वियसली पैसे आए, राइट। ऑन दी अदर हैंड गाड़ी बेच दी, एसेट जो था वो बेच दिया, तो पैसे फिर भी आए, बट किस कॉस्ट पे? मेरी एसेट की बेचने की कॉस्ट पे। तो रिसीट्स का एक जनरल नेचर है, और वो जनरल नेचर क्या है कि वो लाइबिलिटीज़ को या तो बढ़ाता है या फिर एसेट्स को घटाता है। अगर मैंने जैसे गाड़ी बेची तो मेरा वो एक फिक्स एसेट था जो चला गया, और उसके जाने के बाद मुझे अमाउंट जो है वो रिसीट हो गई। ऑन दी अदर हैंड अगर लोन ले लिया तो लाइबिलिटी बन गई। लाइबिलिटी क्या हो गया? बोझ बन गया, आपको फर्दर उसको पे भी करना है, और वो पेमेंट आपको ज़्यादा ही करनी है। आपकी लाइबिलिटी, अगर आप 100 रुपीज़ का लोन ले रहे हैं तो उसमें कुछ इंटरेस्ट दे के ही आप लोन पे बैक करेंगे। सो एक तो लाइबिलिटी बढ़ जाती है, और दूसरा क्या है? एसेट घट जाते हैं। ये एक जनरल नेचर है हमारी रिसीट की। बट व्हेन वी टॉक अबाउट बजट में रेवेन्यू रिसीट्स का, तो गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू रिसीट्स ऐसी रिसीट्स होती हैं जो ना ही नीदर क्रिएट, जो ना ही हमारी कोई लाइबिलिटी बना रही है और ना ही हमारी कोई एसेट घटा रही है। सो रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती हैं? रेवेन्यू रिसीट्स गवर्नमेंट के लिए वो रिसीट्स होती हैं, मतलब वो इनकम होती है जो ना ही गवर्नमेंट की लाइबिलिटी बढ़ा रही है। लाइबिलिटी बढ़ाने का मतलब कोई ऐसी रिसीट नहीं है जो भाई हमें वापस करनी है कुछ देर के बाद, और ना ही कोई एसेट कम कर रही है, और ऐसा भी नहीं है कि गवर्नमेंट अपना कोई एसेट दे रही है कि हाँ अब पैसे दे दो, ठीक है। तो रेवेन्यू रिसीट्स वैसी रिसीट्स हैं विच नीदर क्रिएट एनी लाइबिलिटी नॉर एनी रिडक्शन टू द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। और ये कैसी होती है? ये होती है रेगुलर और रेकरिंग इन नेचर। रेकरिंग इन नेचर मतलब जो बार बार हो सकती हैं, जैसे कि इसकी मेजर एग्जांपल है हमारा टैक्स कलेक्शन, टैक्स रेवेन्यू। तो जब गवर्नमेंट टैक्स इकट्ठा करती है, दो वो हम पे लगता है, बट क्या गवर्नमेंट ने आपको प्रॉमिस किया है कि हाँ ये मैंने तुमसे 50,000 का टैक्स लिया और ये मैं तुम पे ही लगाऊंगा? नहीं ना। वैसा तो वो क्या है? वो कोई लाइबिलिटी नहीं है जो उनको मुझे वापस करनी ही करनी है, नहीं। दो वो हमारे ऊपर लगेगी, हमारे पे किस पे? एवरीवन पे, हमारी डेवलपमेंट पे, मे बी कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स और बिल्डिंग्स और समथिंग। बट क्या कोई प्रॉमिस है? नहीं है। सो वो लाइबिलिटी नहीं है, वो कोई कॉन्ट्रैक्ट है, वो कोई लाइबिलिटी नहीं है कि गवर्नमेंट ने आपसे टैक्स लिया आपको वो वापस कर देंगे कुछ देर के बाद, नहीं है। ऑन दी अदर हैंड वो गवर्नमेंट का एसेट भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि वो गवर्नमेंट का खजाना बन गया है, या ऐसा भी नहीं है कि गवर्नमेंट उसको अब सेव करके ही रख देगी और कुछ यूटिलाइज ही नहीं करेगी। तो वो भी ना ही वो एसेट है ना ही वो लाइबिलिटी है। एंड क्या वो रेगुलर और रेकरिंग इन नेचर है? क्या बार बार होने वाली चीज़ है? डेफिनेटली टैक्स जो है वो बार बार होने वाली चीज़ है। आप आफ्टर सम ड्यूरेशन ऑफ टाइम टैक्स को बार बार पे करते हैं। मंथली टैक्सेस जो है हम पे करते हैं। सो योर रेवेन्यू बजट में रेवेन्यू रिसीट्स कौन सी है? रेवेन्यू रिसीट्स वो रिसीट्स होती हैं जो ना ही गवर्नमेंट का कोई भी लाइबिलिटी बढ़ाती हैं और ना ही गवर्नमेंट का कोई एसेट कम करती है, एंड वो रेगुलर इन नेचर होती हैं, जैसे कि हमारे टैक्सेस। नाउ लेट्स सी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहता है कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? एक्सपेंडिचर विच नीदर क्रिएट्स एनी असेट नॉर रिड्यूस एनी लाइबिलिटी। आप खर्चा किसके लिए करते हैं? सपोज अगर मैं एक्सपेंडिचर कर रही हूँ तो एक्सपेंडिचर की जनरल नेचर क्या हो गई? एक्सपेंडिचर का जनरल क्या काम हो गया? अगर मैं कोई खर्चा कर रही हूँ तो मतलब मैं कोई चीज़ ले रही हूँ, मतलब मेरा एसेट बढ़ रहा है, या फिर मैंने लिया हुआ लोन वापस पे किया तो तब भी मेरा खर्चा हुआ, विच मीन्स मेरी लाइबिलिटी कम हो गई। ये एक जनरल नेचर है हमारे एक्सपेंडिचर की। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन टर्म्स ऑफ बजट क्या कहता है? ये वैसे एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट होते हैं जो कि ना ही हमारे एसेट्स को क्रिएट करती है और ना ही हमारी लाइबिलिटीज़ को रिड्यूस करती है। अगेन व्हेन इट कम्स टू रेवेन्यू बजट इज रेकरिंग इन नेचर। अब ये कैसे? ये एग्जाम्पल क्या है इसकी? इसकी एग्जाम्पल है
normal functioning of government institutes, government organizations, like paying salaries, paying pensions, etc. So अब जैसे हमने यहाँ पे एक पॉइंट डिस्कस किया कि गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जब उनका वेलफेयर मोटिव है, प्रॉफिट मोटिव नहीं है, तो वो अपना खर्चा कहाँ से करते हैं? वो अपना खर्चा करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की फॉर्म में, और वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेकरिंग इन नेचर है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी तो एवरी मंथ ही आ रही है ना। सो सैलरी पेमेंट्स, क्या सैलरी आ रही है तो गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी थी, गवर्नमेंट का कोई बोझ था ये? नहीं, तो कोई लाइबिलिटी में रिडक्शन नहीं है। ऑन दी अदर हैंड क्या कोई एसेट बढ़ गया? वो भी नहीं। वो जो सैलरी पेमेंट्स या पेंशन है वो किसी और का पार्ट है। गवर्नमेंट की ना ही लाइबिलिटी कम हो रही है और ना ही एसेट बढ़ रहा है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको बजट एंड इट कंपोनेंट्स का जो है पार्ट 1 अच्छे से क्लियर हो गया है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेरी यू गाइज आर हैविंग। नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे कैपिटल बजट का कॉन्सेप्ट, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय।